जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधाकर जी, ईरान के जो परमाणु ठिकाने और तेल के भंडार हैं, उन पर हमला नहीं किया गया है और इस बात की जानकारी कोई ईरान ने नहीं दी है। खुद इजराइल की सेना से कहा गया कि भाई हमने इनके ठिकानों पर हमला नहीं किया, हम सिर्फ उन प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहे हैं जिनसे हमको खतरा है। यानी कि अमेरिका एक संकेत इजराइल को भी दे रहा है कि जितनी जरूरत है उतना हमला करो। बिल्कुल मनोज। मैं जनरल शिवाज साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जो बात उन्होंने कहा है, आपकी सवाल या जो नैरेटिव जो आपने रेज किए हैं उसमें चंद एक पहलू हैं। तो पहला एक पहलू का हमें समझना पड़ेगा। बाइडेन जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए थे, हमें अपना ध्यान उस तरफ ले जाइए। देखिए, ये बहुत ही नोबल, कंस्ट्रक्टिव, एक सकारात्मक रोड मैप के साथ वो अपना टेन्यूर को चलाना चाह रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये यूक्रेन में इस तरह फंस जाएंगे। वो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर करके सबको लग रहा था, जो हड़बड़ी के साथ भागे थे वहां से, अफगानिस्तान से, सबको लग रहा था जैसे कि विश्व का जो फोकस है ये और कोई ऐसा जगह पे होगा जिसका कोई ध्यान नहीं है। वो ध्यान जैसे आने लगा, सब सोच रहे थे आएंगे इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी की तरह, क्योंकि तब तक धीरे 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 एक चाइना एक महत्वपूर्ण एक चुनौती बन के खड़ा हो गया था यूएसए के साथ। तब जाके उनका स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन बना है। 2022 अक्टूबर को फॉर्मली जो उन्होंने इशू किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें क्लियरली लिखा है कि यूएसए के खिलाफ एक ही दुश्मन है, वो है चाइना। अगर चाइना दुश्मन है, सारे हरकत वो चाइना के चारों तरफ उसको कंटेन, कंटेस्ट, कॉम्पीट करने के लिए वो तैयारी करना चाहिए। तो यूक्रेन में कैसे फंस गए? इसी तरह वो नहीं चाह रहे थे कि मिडिल ईस्ट में इस किस्म की कोई लफड़ा हो। और मैं ये कह दूं कि अब्राहम अकॉर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, ये काफी हद तक ये बाई पार्टीजन सपोर्ट है अब्राहम अकॉर्ड का। सऊदी अरेबिया और इजराइल को लाना है, किसी भी तरह एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म में लाना है। लेकिन बात और कुछ है जो हमें एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है। वो बात है कि ये सारे पॉलिटिकल लीडरशिप क्वालिटीज और ओरिएंटेशन के पीछे ऐसा कोई एक एक आर्किटेक्चर खड़ा है जो सब कुछ ड्राइव कर रहा है। क्या पता है 20 जनवरी के बाद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी अपना मन बदल दे। क्या पता है कि लड़ाई का जो रफ्तार है यूक्रेन की तरफ बंद ना हो के बढ़ते जाए। तो ये जो कंटिजेंसी प्लानिंग है, इनको कौन कर रहा है? मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में पूरा विश्व में अगर आप टॉप 10 डिफेंस इंडस्ट्री को लेते हैं, टॉप 10 में से टॉप 6 जो है वो यूएसए के हैं। ये डिफेंस इंडस्ट्री जो है, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं या कोई भी नाम से बोलिए, इनका होल्ड काफी जबरदस्त है, तगड़ा है। तो ये चाहे डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार पिछले टेन्योर में काफी उनको मैं कहूंगा कि काफी चुनौती पेश किए थे, इस बार उम्मीद है कि इनको वो काबू में लेंगे। काफी सारे पॉलिसीज अभी जो फॉर्मुलेट हो रहे हैं, ड्राफ्ट फॉर्म में आ रहे हैं, यही एक डीप स्टेट को काबू में लेने का प्रयास है। लेकिन उनको मन मन में उनको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि मुसीबत ना खड़ा कर दे, यही जो लड़ाई जिसको बंद करने के लिए जा रहे हैं, कहीं ये रफ्तार ना बढ़ जाए। ये तमाम सारी आशंका हैं, ये तमाम सारी आशंकाएं जो लगातार दिखाई देती है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आशंका जो व्यक्त कर रहे हैं सुधाकर जी कि हो सकता है कि कल को ट्रंप साहब का या अमेरिका का मूड बदल जाए। अब अगर देशों की बात करें तो ईरान को रूस ने पहले ही बता दिया था कि आपके ऊपर हमला होने जा रहा है, कई चरणों में हमला होने जा रहा है, थोड़ा संभल कर रहिए। सऊदी अरब ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये उल्लंघन है और ये नहीं होना चाहिए था। तो जो जो तमाम परिस्थितियां हैं, इनके ईरान के साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके परमाणु अपने प्रतिष्ठान हैं। और क्या आने वाले समय में ईरान अमेरिका की बात मानेगा, चेतावनी मानेगा, या इससे एक कदम आगे जाके जैसे कुछ समय रुका, ठहरा इजराइल और हमला कर दिया, ईरान भी कर सकता है? देखिए मनोज जी, जो बात मेजर साहब, जो जनरल साहब ने कहा, मेजर जनरल सुधाकर साहब ने, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें बात मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में जो भी प्रयास करने जा रहे हैं, उन प्रयासों का जो परिणाम क्या होगा, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते। वो डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल जरूर देते रहे हैं। हमने ये देखा था कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उसके साथ भी बातचीत की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन वो बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें जो एक दो बार वार्ता हुई सिंगापुर में, हनोई में,
लेकिन उसके बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन आज भी वैसे ही हैं और एक स्टेलमेट की स्थिति है। तो उसी तरीके से ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति की बात या मिडिल ईस्ट रीजन में एक सीज फायर को कराने की बात, हमास के साथ कोई डील करने की बात इत्यादि जो की जा रही है, और राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि वो सारे युद्ध समाप्त करा देंगे, उसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी इसके बारे में अब अभी हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका का जो और पूरे विश्व का मैं ये कहूंगा कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बहुत सशक्त है। और जैसा कि मेजर जनरल साहब ने कहा, ये बिल्कुल सच है, ये कड़वी सच्चाई है। डीप स्टेट की जो सच्चाई है कड़वी सच्चाई है। और अच्छी बात यह है कि आज हम डीप स्टेट जैसे एक बड़े चैलेंज को डिस्कस कर पा रहे हैं, ओपन तरीके से डिस्कस करते हैं, और ये समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सीधा सीधा एड्रेस करने लगा है। ये बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो डीप स्टेट की का जो इशू है, जिसको कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति आइजनहावर ने बहुत पहले आगाह किया था पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, अमेरिका को, कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बारे में चर्चा अवश्य शुरू हुई। लेकिन इनकी जो शक्ति जी। है, जो पर्दे के पीछे से ये जो एक कंट्रोल करने का जो कार्य करते हैं, ये आज भी बहुत बड़ी है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी ये प्रयास जरूर करेंगे वहां अमेरिका का जो डीप स्टेट है, कि वो जो युद्ध को शांत वगैरह कराने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा उनको सफलता न मिले, इस बात की ये बड़ी बात है कि उनको बहुत ज्यादा सफलता न मिले, क्योंकि जिस डीप स्टेट की बात आप कर रहे थे, जिस हथियारों की लॉबी की, डिफेंस लॉबी की बात कर रहे हैं, वो क्या ऐसे ही शांत रहने वाली है? डॉक्टर आरोन ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो इजराइल में है। डॉक्टर आरोन, ना अमेरिका के डीप स्टेट की बात होती है, क्या